बार मन में प्रश्न आता है कि क्या हुआ इस देश को। हमने इतनी योजनाएं बनाई, गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है। आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, सबका प्रमुख उद्देश्य है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी बढ़ती जा रही है। हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ। किसी भी प्रधानमंत्री को आप पूछेंगे आपकी योजना की प्राथमिकता क्या है, तो वो कहेंगे गरीबी हटाओ। कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ। आप में से तो कई लोग बुजुर्ग हैं, आपने तो पंडित नेहरू को देखा होगा। पंडित नेहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, अब तक हटती नहीं। बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटती नहीं। भूखमरी हटाओ, भूखमरी मिटती नहीं। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ नहीं पाते। क्या हो क्या रहा है, ये गंभीर प्रश्न है। और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश जब हम लोगों ने की तो पता चला कि आजादी के 62 साल इस देश में कुछ खास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूं। यहां कुछ बुजुर्गों को देख रहा हूं, इसलिए दिल में आया ये बात कहूं। एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। बड़े तेजस्वी आदमी थे। जब संसद में भाषण देते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाषण होता था, नेहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए जाते थे। खुद प्रधानमंत्री लोहिया जी का भाषण सुनने के लिए जाते। एक बार क्या हुआ, नेहरू जी का लोहिया जी का संसद में टक्कर हो गई। नेहरू जी पंचवार्षिक योजनाओं की विशेषताओं पर भाषण दे रहे थे और संसद को बता रहे थे कि मेरी पंचवार्षिक योजना माने 5 ईयर प्लान से इतनी गरीबी दूर होगी, इतनी बेकारी दूर होगी, इतनी भूखमरी दूर होगी। तो लोहिया जी ने एक सवाल पूछ लिया था, संसद की दस्तावेजों में दर्ज है, रिकॉर्ड्स में दर्ज है। सवाल ये पूछ लिया था प्रधानमंत्री महोदय से कि इस देश के सबसे गरीब आदमी की आमदनी बता दो कितनी है। प्रधानमंत्री से पूछा था, सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी बता दो। तो प्रधानमंत्री परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा तत्काल तो नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा 2 महीने में बता दो, 3 महीने में बता दो, बता दो। तो 2-2.5 महीने के बाद संसद में प्रधानमंत्री का जवाब आया कि देश के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया और 2.5 आना है। और ये बात चल रही है 60s की, 60 के दशक में ये चर्चा चल रही थी हमारी संसद में। तो उस समय 2.5 आना आमदनी थी एक गरीब आदमी की, जो सबसे अंतिम माना जाता था एक दिन की। मैंने हिसाब जोड़ा अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कि 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपया है और 1965 के आसपास सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। तो 2.5 आना 1965 का 2009 के 20 रुपए के ही बराबर है। आप बोलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे रुपए का पिछले 40-45 सालों में बहुत अवमूल्यन हुआ है, डिवेल्युएशन हुआ है। तो 1965-66 के दौर का 2.5 आना 2009 का 20 रुपया बैठता है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश 1965 में जाकर ठहर गया है, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया है। यह है वास्तविक स्थिति। अब थोड़ा पीछे चलें। सरकार के पास जब यह प्रश्न जाता है तो वो ये उत्तर दूसरे तरह से देते हैं। वो कहते हैं जी तब से लेकर तो हमने इतनी पंचवार्षिक योजनाएं लगाई हैं, चलाई हैं। एक पंचवार्षिक योजना बनती है तो उसका खर्चा 10 लाख करोड़ का होता है, एक पंचवार्षिक योजना, एक 5 ईयर प्लान। और 11 5 ईयर प्लान बन चुके हैं, 10 लाख करोड़ का एक होता है। तो सीधा सीधा हिसाब निकलता 110 लाख करोड़ रुपए तो सरकार ने खर्च कर ही दिए। अब 110 लाख करोड़ रुपए जिस देश की पंचवार्षिक योजना में खर्च हो चुके हैं, वहां 84 करोड़ लोग गरीब कैसे हैं, यह समझ में नहीं आता। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ रुपए को एक एक आदमी को ऐसे ही बांट देते
तो हर आदमी इस देश में लखपति हो जाता है, क्योंकि 115 करोड़ की तो जनसंख्या है और 110 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। करोड़ से करोड़ को काट दो, 110 लाख बचता है, और 110 लाख में 110 का भाग दे दो, हर आदमी पर 1 लाख रुपए तो निकल ही आता है ना। तो हर आदमी लखपति हो जाता अगर ये योजनाएं ना होती, सीधे रुपया उनको दे दिया जाता, माने गरीबी से तो बाहर आ ही जाता हर आदमी। लेकिन योजनाएं सरकार ने बनाई तो गरीब तो वहीं के वहीं रहे और ज्यादा बढ़ गए, योजना चलाने वालों की गरीबी जरूर दूर हो गई। जिन्होंने योजनाएं बनाई और जिन्होंने योजनाएं चलाई, सब करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए, सबके सब। और जिनके लिए योजनाएं बनाई वो सब वहीं के वहीं रोडपति हैं अभी भी। मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यवस्था के हिस्से हैं, अंग हैं, व्यवस्था बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए, वो व्यवस्था तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गई, लेकिन जिनके लिए वो चलाई गई थी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। इसका मतलब इस व्यवस्था में खोट है, इस व्यवस्था में दोष है। और ये बात मैं नहीं कहता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कही, सारे देश की आंखें खुल गईं। उन्होंने 1984 में संसद में कहा कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा व्यवस्था खा जाती है, भ्रष्टाचार और लूटखोरी में चला जाता है। ये 1984 में उन्होंने कहा था, जब भ्रष्टाचार बहुत कम था। अब 2009 आ चुका है, भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। हो सकता है अब 1 रुपया दिल्ली से आता हो तो नीचे 5 पैसा भी नहीं पहुंचता हो। मतलब सीधा सा है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटाने के लिए, देश के दुख दर्द मिटाने के लिए, वो व्यवस्था ही इन सब का कारण है। गरीबी का, भुखमरी का, बेकारी का, हमारे दुख दर्दों का। माने व्यवस्था में दोष है, व्यवस्था में खोट है। और वो दोष क्या है? राजीव गांधी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में भयंकर लीकेज है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, लीकेज। कहानी कुछ ऐसी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें आप पानी भरना चाहते हैं और जगह जगह से छेद हैं उसमें। तो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल घड़े को भरते ही रहिए, कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि छेद हैं उसमें। ऐसी हमारी व्यवस्था है। कितना भी हम विकास के लिए पैसे को खर्च करते जाएं, विकास होगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था में जगह जगह लीकेज है। इसका मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। सत्ता बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। हम कहां फंसे हैं? हम यहां फंसे हैं, एक पार्टी की सरकार आई, दूसरे को बिठा के देखो, दूसरे की आई, तीसरे को बिठा के देखो, तीसरे की आई, चौथे को बिठा के देखो। काम तो सब एक ही तरह से करते हैं, तरीके सबके एक ही जैसे हैं, नाम का फर्क है, नीतियां सबकी एक ही जैसी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हो कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम था, उसमें ज्यादा था। मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी, उसमें कुछ कम था, अब तो और ज्यादा है। और इसके आगे कोई आएगी तो कहेंगे अब और ज्यादा है। सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारें हैं, दोष और खोट वहां पर है। जब तक उस दोष और खोट को आप मिटाते नहीं, तब तक इस देश में गरीबी, बेकारी, भुखमरी दूर होती नहीं। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता। एक को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीसरे। मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओगे आप उसे? गाड़ी ही खराब है। आपने कहा भाई इसको ड्राइवर बना लो, उसने चला के देखा, उसने कहा 5 साल चला के छोड़ दिया, वो कहता खटारा है, बेकार है, अब दूसरे को बना लो, तीसरे को बना लो। ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा, गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा।
ये जो व्यवस्था है ना, ये गाड़ी की जैसी है। 62 साल से हम चला रहे हैं खटारा गाड़ी, और ये दुर्भाग्य से खटारा गाड़ी 62 साल से नहीं 250 साल से चल रही है। जब अंग्रेज थे तब वो भी यही गाड़ी चलाते थे। अंग्रेजों के जमाने से ये गाड़ी चल रही है, आज तक चल पाई है, क्योंकि वो है ही खटारा। और अंग्रेजों ने ये गाड़ी बनाई थी अपने हिसाब से, अपने चलाने के लिए। हमने उसी को चलाने की कोशिश की, हम उसे चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजों जैसा भी शऊर नहीं है। हमारी समस्या एक ही है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो ही पूरी खराब है, कंडम है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषपूर्ण है, भ्रष्ट है, करप्ट है, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। उसको जब तक आप ठीक नहीं करते तब तक सत्ताओं के बदलने से, सिंहासन बदलने से कुछ नहीं होता। हमको ये बात समझ में आई है, बहुत अध्ययन, बहुत अभ्यास करके। तो इसलिए भारत स्वाभिमान का जो गठन हमने किया, उसका पूरा का पूरा एक ही उद्देश्य है कि इस देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना, जड़ से पूरी व्यवस्था को बदलना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। क्या बदल करना, कैसे बदल करना और कितना बदल करना। अब सबसे बड़ा बदल जो हम करना चाहते हैं वो इस लीकेज का बदल करना चाहते हैं। हम हमारी सरकार को टैक्स के रूप में हर साल लाखों करोड़ रुपए देते हैं। अगर ठीक ठीक बात करूं तो 6,14,000 करोड़ रुपए हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, दिल्ली सरकार को। राज्य सरकारों की बात करें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह 35 राज्यों को, और राज्य सरकारों को दिया गया कुल पैसा जोड़ दें और केंद्र सरकार का भी उसमें जोड़ दें तो कुल साल में 20 लाख करोड़ रुपए हम सरकार को देते हैं। राज्यों को, केंद्र को, जिला सरकार को, स्थानीय सरकार। अब जिन सरकारों को साल में 20 लाख करोड़ रुपए लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का मिलता हो, और वो सरकारें दांत निकाल के खीखी करें और हंसें कि भाई गरीबी हमसे दूर नहीं होती, बेकारी दूर नहीं होती, भुखमरी दूर नहीं होती, तो इसका माने दोष कहीं वहां पर है बड़ा। हम तो दे ही रहे हैं अपनी ईमानदारी से। इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में एक समय भी ऐसा नहीं गया जब सरकार ने लोगों का टैक्स माफ किया हो। कोई एक साल ऐसा नहीं गया। बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं इस देश पर, सरकार ने टैक्स कभी माफ नहीं किया है। माने हम बराबर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं। पहले अंग्रेजों को देते थे, अब काले अंग्रेजों को दे रहे हैं बराबर, पूरी ईमानदारी से। इनकम टैक्स दे रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज दे रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं, लोकल टैक्सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड पर और टोल टैक्स दे रहे हैं। पहले हम रोड टैक्स दे देते हैं, फिर ऊपर से टोल टैक्स देते हैं। हर 20-25 किलोमीटर चलने का टोल टैक्स अलग से देते हैं। मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टैक्स दे दिया तो ये टोल टैक्स क्यों देना? या तो हम रोड टैक्स नहीं भरें तब समझ में आता है, रोड टैक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टैक्स क्यों? हमारे ही रोड टैक्स के पैसे से रोड बन रही है, फिर उसी पे चलने के लिए और टोल टैक्स क्यों? और हर 20-25-50 किलोमीटर पर क्यों? एक दिन मैंने हिसाब निकाला था, दिल्ली से कलकत्ता अगर गाड़ी से आप चले जाएं तो डीजल के खर्चे से ज्यादा टोल टैक्स का खर्चा है। दिल्ली से कलकत्ता सड़क रास्ते से आप चले जाएं तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इनकम टैक्स के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में, सेल्स टैक्स के रूप में, सेंट्रल सेल्स टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में, 64 तरह के टैक्स के रूप में हर साल हम 20 लाख करोड़ दे देते हैं। 6,14,000 करोड़ केंद्र सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 राज्यों में। फिर हमारी गरीबी, भुखमरी, बेकारी क्यों होनी चाहिए? इतना टैक्स हम दे देते हैं। 20 लाख करोड़ पता है कितना धन होता है? आप गिन नहीं सकते। साल भर तक अगर 1000 के नोट आपको दे दिए जाएं सब मिला के, 20 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप, फेल हो जाता है कैलकुलेटर। क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं। 20 लिखना, उसके आगे 0 0 0 14 बार जीरो लगाना पड़ता है,
इतनी बड़ी रकम है। अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम, तो ये इतनी बड़ी रकम है कि मध्य प्रदेश के एक एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है। अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों को, फिर भी वो गरीबी, भुखमरी, बेकारी दूर नहीं कर पाते, तो कहां जा रही है ये रकम, हो क्या रहा है इसका? तब ध्यान में आता है कि अरे राजीव गांधी ने कहा था कि इस रकम का 85% तो घूसखोरी, लूटखोरी में ही चला जाता है, और वो 84 में कहा था। हो सकता है 2009 में इस रकम का 90% घूसखोरी, लूटखोरी और भ्रष्टाचार में चला जाता हो, 10% ही काम में आता हो। तो हमारे समझ में बात आ गई, वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदर बांट होता है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी के नाम। और ये बंदर बांट करने वाले नेता और अधिकारी करोड़पति, 10 करोड़पति, अरबपति, 10 अरबपति, खरबपति, 10 खरबपति होते ही जा रहे हैं। कुछ नेताओं के बारे में मैं केस स्टडी कर रहा हूं, और पता यह चल रहा है कि आज से 15-20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, और आज उनमें से एक एक के पास 20,000 करोड़, 25,000 करोड़ की संपत्ति है, एक एक के पास। कुछ नेताओं पर जब मैंने केस स्टडी की तो पता चला कि 12-13 साल पहले वो बंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक बेचते थे, मेथी बेचते थे, बथुआ बेचते थे। मराठी में इसको भाजी पाला कहते हैं, पत्ते वाली सब्जी। और आज उन तीनों नेताओं की बंबई में 5 से 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक नेता पर मैंने केस स्टडी किया तो पता चला 15-17 साल पहले उसकी जेब में इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो चाय खरीद के पी सके। आज उस नेता के पास बंबई से पूना तक की सारी जमीन उसने खरीद के रखी हुई, बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, हजारों हेक्टेयर की जमीन एक नेता के कब्जे में। ऐसे ऐसे इस देश में हजारों हैं, एक दो नहीं। और जब नेता लूटेंगे तो अधिकारी पीछे कैसे हटेंगे? अधिकारियों ने भी लूटा है इस देश को। मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम है अखंड प्रताप सिंह। चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का। इससे ऊंचा कोई पद नहीं होता। आईएएस अधिकारियों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, वहां आते आते सब रिटायर हो जाते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ। उसके घर में सीबीआई ने छापा मारा तो 400 करोड़ रुपए कैश मिले थे। 400 करोड़ एक अधिकारी के घर में। और सीबीआई वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है, अभी कई घर तो पता ही नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं ना, उनकी एक एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन ने उस अधिकारी को महाभ्रष्ट आईएएस अधिकारी का नाम देके उसको घोषित किया। लेकिन तब किया जब सीबीआई का छापा पड़ा, उसके पहले नहीं, अपने नाम को बचाने के लिए। तब तक वो उसी के साथ चाय पीते थे, उसी से गपशप मारते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी अपनी जिंदगी में 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे। 40 साल, हालांकि रह नहीं सकता, लेकिन 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे और उसकी मैक्सिमम तनख्वाह उसको मिलती रहे और 1 रुपया भी वो उसमें से खर्च ना करे, तो उसको कुल 90 लाख रुपए होना चाहिए। 400 करोड़ कहां से आया? ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी, एक दो नहीं, हजारों। तो नेता हैं, उनके साथ अधिकारी हैं, लूट में आकंठ डूबे हुए, दोनों हाथों से ऐसे लूट रहे हैं, कल्पना नहीं हो सकती आपको। मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि थोड़े साल पहले हम ये सोच के परेशान होते थे, डाकू माधो सिंह, डाकू मोहर सिंह, डाकू जालिम सिंह,
ये आते थे और घरों को लूट के ले जाते थे तो हम हाय तौबा करते थे। ये डाकू मोहर सिंह, माधो सिंह, जालिम सिंह तो मरे नहीं, वो तो सब जिंदा है, नाम बदल गए उनके, कोई नहीं मरा। मुझे तो कई बार लगता है कि माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश कर रही है। और सड़क चलते नहीं है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, विधायिकाओं में बैठे। आपको मालूम है हमारी संसद में 300 से ज्यादा सांसद हैं जिनकी कम से कम इनकम 10 करोड़ से ऊपर है। 300 से ज्यादा सांसद इस देश की संसद में वर्तमान, ऐसी स्थिति इस देश में है। तो बात अब समझ में आ रही है, वो ये कि 62 साल की आजादी में हमने एक ही काम किया, गोरे अंग्रेजों को भगाया, काले अंग्रेजों को बिठाया। गोरे अंग्रेजों ने लूट कर पैसा लंदन में जमा किया, इन काले अंग्रेजों ने लूट लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा किया। बस इतना ही अंतर है, और कोई बड़ा अंतर नहीं। हमारे नेताओं ने 62 साल खूब पैसा लूटा है, विकास के धन का भ्रष्टाचार में डुबोया पूरा पैसा, और यही कारण से उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी है। एक साधारण एमएलए हो जाता है, साधारण एमपी हो जाता है, देखो क्या संपत्ति आती है। और एमएलए एमपी तो छोड़ दो, कॉरपोरेटर हो जाता है तो देखो कितनी संपत्ति आती है। ये सारी संपत्ति आती है आपके मेरे खून पसीने की कमाई के दिए गए टैक्स के पैसे को लूट कर, वहां से आती है ये संपत्ति। तो हमारे देश में ये जो प्रजातंत्र चल रहा है, माफ करिएगा, ये लूट तंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। और हर 5 साल के बाद नाटक होता है इस देश में, मैं लूटूंगा या तू लूटेगा, तय कर ले भाई। एक पार्टी होती है सत्ता में जो लूट रही होती है 5 साल से, सामने वाली दूसरी तैयार बैठी है कि अब हमारा नंबर है, तुमने लूट लिया 5 साल, अब हमको दे दो ये गद्दी। और वो आपके सामने आते हैं उल्लू बनाने के लिए कि भाई वोट दे दो, विकास करेंगे। भाई 62 साल से तो किया नहीं, तुम क्या करोगे? फिर कहते हैं जी वोट दे दो, आपकी सेवा करेंगे। तो सेवा करने के लिए वोट ही क्यों लगता? बिना वोट के भी सेवा होती है। तो वोट देकर वो सेवा का नाम जो लगाते हैं, वो उनको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ताकि लूट में हिस्सा उनका बरकरार रहे। मुझे कई बार अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप किसी नेता को एक वोट दे देते हैं तो आप खुद उसको लूट का लाइसेंस दे देते हैं कि जा 5 साल के लिए तेरी मौज, जो लूट सके तू लूट। और 5 साल आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको वापस बुलाने की, तो जितना मन में आता है वो लूटता है। और उसे मालूम है कि दोबारा चुन के आया नहीं आया तो एक बार में सब घर भर लो। तो अभी तो इनकी संपत्ति की जांच अगर आप करा दें हिंदुस्तान के नेताओं और अधिकारियों की, तो आंखें फट जाएंगी आपकी। मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं, एक व्यक्ति इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। एक व्यक्ति स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। कल्पना कर सकते हैं? एक व्यक्ति। तो 62 साल आजादी के जो कुछ इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर हुआ है, उसने लूटा है लोगों के पैसे को, धन को, संपत्ति को, और लूट लूट कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा है। क्योंकि हमारी बैंकों में वो रख नहीं सकते, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की या सीबीआई की रेड पड़ सकती है, तो ले जाकर वो खाता खोलते हैं स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड दुनिया का अकेला एक देश है जहां पर कितने भी लूट का पैसा जमा करो वो पूछते नहीं कि कहां से लाए, कितना भी जमा करो, कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उस पैसे पे उनको ब्याज तो देना नहीं, तो पूछने का क्या? ब्याज देना होता तो पूछते, वो ब्याज देते नहीं। कितना भी उनके यहां जमा करो वो ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। तो जो जमा करता है ना वो बैंक को ब्याज भरता है, बैंक नहीं देता कुछ। और बदले में बस इतना ही है कि वो गुप्त रखते हैं, आपका नाम नहीं बताएंगे, बस इतना ही है।
तो नेता सब ले जा के लूट का पैसा वहां भरते हैं। अब ये जो पैसा वहां रखा हुआ है, इसके बारे में जब हमने काफी खोजबीन की, आसानी से तो ये पता नहीं चलता क्योंकि सीक्रेसी के कानून है, फिर भी पता चल गया कि नेताओं ने पिछले 62 साल में लूट लूट कर स्विस बैंकों में 72,80,000 करोड़ जमा करके रखा हुआ है। और स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया के, वहां पर करीब 35 लाख करोड़ रखा हुआ है। कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपया इस देश के खून पसीने की कमाई का विकास के लिए जो खर्च होना चाहिए था, वो लुटकर विदेशी बैंकों में पहुंच गया है। इससे हमें पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये जो धन गया लुटने के बाद, ये विदेशी बैंकों में जमा हो गया। अब अफसोस की बात क्या है कि इस पूरे धन पर हमको तो कुछ फायदा नहीं है। देश को जहां जमा है वो इस पैसे को घुमा रहे हैं। स्विस बैंकों में जो पैसा जमा कर दिया अपने नेताओं ने या अधिकारियों ने, स्विस बैंक वाले वो दुनिया भर को कर्जे में दे रहे हैं, कर्जे का ब्याज ले रहे हैं, ब्याज मजे से खा रहे हैं, और जिन्होंने जमा किया उनसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं। कितने होशियार लोग। एक बार इस देश में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आए थे, दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूछा नहीं किसी ने उनसे, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए, और भारत जैसे देश को दुनिया में किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा आपके लोगों का इतना पैसा हमारे यहाँ रखा है, और उसी को आप वापस मंगा लो, तो आपको तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो पहली बार पता चला जब स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने दिल्ली में आकर यह कहा, तब पता चला। फिर हमारे जैसे लोग लग गए इस खबर के पीछे, तो धीरे धीरे सब बात खुली। और ये बात खुली तो इसमें कई तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन कैसे किया? जिन नेताओं ने वहाँ खाते जमा किए हैं, जिन अधिकारियों ने पैसे जमा किए हैं, वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, पता कैसे किया जाए, क्योंकि स्विट्जरलैंड नाम बताने को तैयार नहीं। वो ये कहता है कि भारत सरकार अगर हमसे संधि करे तो हम नाम बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे, तो हमें पता करना है। तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। रास्ता क्या अपनाया? हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है, ये पता लगाओ। क्योंकि स्विट्जरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट से ही जाना पड़ता है, हवाई जहाज इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी के जहाज से जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं, हवाई जहाज ही एक रास्ता है। और एयरपोर्ट इस देश में कितने हैं वो पक्के हैं, दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जहां से स्विट्जरलैंड की फ्लाइट छूटती है। उन एयरपोर्ट से कौन कौन जाता है उसकी सूची निकलवाई हमने। फिर उसमें से छांटना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करने के लिए, आनंद लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो स्विट्जरलैंड का सौंदर्य देखने के लिए जाते हैं। तो जब सूची में छांटना शुरू किया तो बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि जो भी स्विट्जरलैंड गया है देखने के लिए, उनका यह कहना है कि एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ है ही नहीं। वो ये कहते हैं उससे सुंदर तो अपना पंचमढ़ी है, उससे सुंदर तो जम्मू कश्मीर है, उससे सुंदर तो उत्तराखंड है, उससे सुंदर तो हमारे देश का बहुत सारा इलाका है। और वो ये कहते हैं कि 2 घंटे की कार चलाओ, देश खत्म हो जाता है, दूसरे देश में घुस जाओ, इतना छोटा सा है, ज्यादा देर घूम भी नहीं सकते, हर 2-3 घंटे की ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है। तो पता चला कि जो यात्रा करने के लिए जाते हैं वो 8-10% हैं, वो बार बार नहीं जाते। फिर ये बार बार जाने वाले कौन है? हर महीने जाते हैं, महीने में 2 बार जाते हैं, कोई तो हफ्ते में 1-2 बार चले जाते हैं, कोई 2-3 महीने में जाते हैं। इनकी सूची बनाई तो पता चला वो 80,000 लोग हैं जो बार बार स्विट्जरलैंड जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। कभी कभी तो 1 महीने में 4 बार चले जाते हैं। और उस सूची में ऐसे बड़े बड़े नाम हैं
कि जब खुलेगा तो आपकी आत्मा हिल जाएगी अंदर से। आप कहेंगे अरे इनको तो हम बड़ा पवित्र मानते थे, अच्छा मानते थे, ये भी स्विट्जरलैंड जाते हैं। ऐसे ऐसे नाम। आपको एक बात बताता हूं कि जब हमारे यहां कोई सरकार गिरती है ना और नई सरकार आती है, तब सबसे ज्यादा जाते हैं उसी दौर में, क्योंकि नई सरकार बनानी है तो रकम चाहिए कि नहीं चाहिए। एमपीज को खरीदना है, एमएलए को खरीदना है, तो रकम कहां से आएगी, वहीं से निकाल के लाते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो गए स्विट्जरलैंड अपनी रकम निकालने के लिए। कुछ नेता ऐसे भी हुए हैं, नाम नहीं लेता उनका। 2 नेता बड़े प्रमुख इस देश में हुए हैं जिनके जॉइंट अकाउंट थे स्विट्जरलैंड में, दोनों ने मिलकर खोला। अब परिणाम क्या हुआ कि एक नेता ने दूसरे को बिना बताए सब निकाल लिया। बताया नहीं, निकाल लिया। और उस एक नेता ने अपने नाम से किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा नेता जब मुख्यमंत्री के पद से उतरा तब उसको याद आई कि मेरा तो खाता भी है, तो गया तो पता चला रकम तो गायब। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? बैंक की लिफ्ट में ही हार्ट अटैक आया और वो मर गया वहां पे। उसकी लाश यहां पे आई थी और वो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था इस देश। ऐसे भी किस्से हैं कि 2 नेताओं ने जॉइंट अकाउंट खोले, एक ने सब निकाल लिया, पता ही नहीं चला। तो ये सब घोटालेबाजी, घपलेबाजी करने वाले हमारे नेता और उनके साथ अधिकारी, इन्होंने 62 साल देश के विकास का लूट लूट कर सारा पैसा वहां रख दिया। वो रकम अब 72,80,000 करोड़ हो गई। 80,000 अकाउंट का तो पता चल चुका है, हो सकता है 10-20 हजार और निकलें, क्योंकि ये सूची अभी खत्म नहीं हुई है। आप बोलेंगे जी बताओगे कब? थोड़े दिन बाद बताएंगे। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या कर रहे हैं? हमारी कोशिश ये है कि पहले ये सारा धन वापस आ जाए, फिर इनका नाम उजागर हो। हमारी कोशिश ये है, इसलिए हम बताएंगे तो सही थोड़े दिन के बाद। अब वो थोड़े दिन साल भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, हमारी कोशिश यह है कि सुप्रीम कोर्ट बताए इसको, हम क्यों बताएं? संसद बताए इसको, हम क्यों बताएं? हम संसद को मदद करेंगे कि देखो ये सूची है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो। सरकार को देने को हम तैयार हैं, सरकार जिस दिन मांगेगी दे देंगे। सरकार घोषणा करे ना ये लोग हैं, संसद घोषणा करे, सुप्रीम कोर्ट कहे ये लोग हैं। हम तो जब कोई नहीं कहेगा तब कहेंगे ये लोग हैं। तब तक हम कोशिश करेंगे कि इन सबको सुधरने का मौका दें और ये ईमानदारी से अपने पैसे वहां से निकालकर भारत में वापस लाएं। इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है। ये हमारे अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए ये बना है। आपने स्वामी रामदेव जी का व्याख्यान सुना हो तो बार बार वो कहते हैं भ्रष्टाचार की समाप्ति, आर्थिक और राजनीतिक, हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, और भ्रष्टाचार के लिए जो लूट हुई है 62 साल, ये लूट का लाभ देश को वापस मिले, जिससे देश वंचित हो गया। आप बोलेंगे ये कैसे होगा? क्या ये पैसा वापस आएगा? क्या देश को फिर मिल पाएगा? क्या इससे देश का विकास हो सकता है? आएगा, अगर आप चाहेंगे तो। हमने चाहा है और आपको बताया है, अब आप भी चाह लेंगे तो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? हमारे देश की संसद के पास इस पैसे को वापस लाने की ताकत है, और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस पैसे को वापस लाने की ताकत है। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं। आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था, मालूम है? 133 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ, यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया।
ये था यूरिया घोटाला। पैसे दे दिए, यूरिया नहीं आया, पेमेंट हो गया, यूरिया नहीं आया। जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटाला है, और वो 133 करोड़ का जो पेमेंट हुआ वो स्विट्जरलैंड की बैंक में जाके जमा हो गया। हाँ, तब दिल्ली के हाई कोर्ट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशंस, और उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यूरिया के पेमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के 15 दिन के अंदर 133 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड से भारत में वापस आ गया। हमारा यह कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट यूरिया घोटाले के पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है तो आजादी के 62 साल में जितने घोटाले हुए हैं सभी के धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। तो इसको वापस लाने का एक उपाय है कि ये धन राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो जाए। आप बोलेंगे इसमें मामला क्या है? मामला सीधा सा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून हैं, उनमें से एक ये है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय धन दूसरे देश में जमा नहीं हो सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, सब देश इसका पालन करते हैं। हर देश का राष्ट्रीय धन उसी देश की बैंकों में जमा हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय धन भारत की बैंकों में जमा होगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान की बैंकों में। यह नहीं हो सकता कि भारत का धन राष्ट्र का स्विट्जरलैंड में जमा हो जाए। तो इसका हमें लाभ उठाना है। हमें क्या करना है? या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें भारत स्वाभिमान की तरफ से, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, कि ये 72,80,000 करोड़ जो गया 62 साल में, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और कोर्ट में हम आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे, इसमें देर नहीं लगेगी। क्यों? हम तो नेताओं की जन्म कुंडली कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखो 15 साल पहले इनके पास क्या था, अब क्या है, 10 साल पहले क्या था, अब क्या है, 20 साल पहले क्या था, अब क्या है। पूछ लो इनको बुला बुला के, और जो सही जवाब ना दें तो सबका नार्को टेस्ट करवा लो, उसमें तुम बताएंगे। आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूं। आपने एक नाम सुना, अब्दुल करीम तेलगी? वो एक आदमी ने 36,000 करोड़ का घोटाला किया, 36,000 स्टाम्प घोटाला। उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसने 19 नेताओं के नाम बताए, 19, और उसमें से 3 तो ऐसे हैं जो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इस समय 3 नाम तो ऐसे, और 11 नाम ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की राज्य सरकार में मंत्री, 3 केंद्र सरकार में मंत्री, और बाकी दूसरे नेता हैं। तो अब्दुल करीम तेलगी ने सबके नाम बता दिए। अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि उनको उजागर कैसे करें, क्योंकि सरकार उनके समर्थन से चल रही। अब सरकार इंतजार कर रही है कि अब्दुल करीम तेलगी मर जाए। हां, सरकार ही प्रार्थना कर रही है कि ये मर जाए और मामला रफा दफा हो जाए, जिनके नाम है वो वहीं दबे रह जाएं, वो उजागर ना होने पाए। ये है स्थिति। तो मतलब कहने का ये है कि कोई अब्दुल करीम तेलगी 36,000 करोड़ का घोटाला तब कर पाता है जब उसको 19 नेताओं का समर्थन और सहयोग मिलता है। मतलब सीधी सी बात है कि इस देश में चोरी और डकैती करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के बाद ही वो करते हैं, ऐसे ही नहीं होता है। तो हम तो अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोगों का नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो सबके नाम निकल आएंगे, या इनका ही करवा देंगे तो सबके नाम निकल आएंगे। नाम निकालना कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि इन्होंने जो लूटा हुआ धन है वो वापस आना चाहिए। वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, देश के हित में काम उसको होना चाहिए। तो इसके लिए एक रास्ता तो हमने अपना, हर साल 18-20 हजार करोड़ का नुकसान करते हैं, फिर हम माइका बेचते हैं, उसमें भी यही नुकसान होता है। हम बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से
चूना पत्थर बेचते हैं। चूना पत्थर आप समझते हैं, कैल्शियम जिससे चूना बनाते हैं। दुनिया के देश हमसे खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है, उसमें भी यही नुकसान होता है। गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है, बासमती चावल बेचते हैं तो यही नुकसान हमको होता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बासमती चावल आप बाजार में खरीदें तो आपको 50 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। यही बासमती चावल रुपए का अवमूल्यन होने के कारण 2 रुपए किलो में चला जाता है अमेरिका। यही बासमती चावल। चीनी हम बनाते हैं इस देश में, 2 तरह की चीनी बनती है, एक तो छोटे दाने की और एक बड़े क्यूब वाली जो चीनी होती है ना, बहुत महंगी होती है, 35-40 रुपए किलो की, लेकिन अवमूल्यन के कारण 6-7 रुपए किलो में ही बेचनी पड़ती है हमको। हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का घाटा होता है। हमारा 1 साल का निर्यात करीब 5 लाख करोड़ रुपए का है इस समय। अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात 250 लाख करोड़ का होता है 1 साल। इतना नुकसान हम उठा रहे। तो ये नुकसान अब हम ज्यादा दिन नहीं उठाना चाहते। हम चाहते हैं कि रुपया और डॉलर बराबर हो जाए। रुपया और डॉलर कब बराबर होगा? जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया। जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे रुपया डॉलर बराबर हो जाएगा। रुपया डॉलर बराबर होते ही निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा 50 गुना घट जाएगा। और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चिड़िया हो जाएगा। चीन तो हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा, इतना आगे हम निकल जाएंगे। आज दुनिया में यह कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया है। हम चीन के आगे निकल जाएंगे क्योंकि हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा, डेफिसिट नहीं होगा। और कुछ बात बताता हूं, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? जो चीजें आप बाजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएंगी। जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 10 से 12 रुपए लीटर। जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपए लीटर, ये हो जाएगा 17-18 रुपए लीटर। जो रसोई गैस का सिलेंडर आप लेते हैं 350 रुपए का, ये हो जाएगा 45 रुपए का। जिस लड़के या लड़की को इंजीनियरिंग पढ़ाने में आपका 2.5-3 लाख खर्च होता है, वो 25,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेगा। जिसको मेडिकल के एग्जामिनेशन से लेके डॉक्टर बनाने तक 5-7 लाख खर्च होता है, वो मुश्किल से 50,000 के खर्चे में हो जाएगा। आप अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं और न्यूयॉर्क से वापस दिल्ली आएं, मुश्किल से 7-8 हजार रुपए में आपका किराया हो जाएगा, जो इस समय 90,000 तक खर्च होता है। सारी कीमतें गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी। और भारत की जो संपत्ति है अंतरराष्ट्रीय बाजार में 50 गुनी ज्यादा हो जाएगी। इसी कीमत पर आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी। हमें सब चीजों में बढ़ोतरी होगी अगर रुपया और डॉलर बराबर हो। और ये तब बराबर होगा जब हम कर्ज वापस करें। कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाख करोड़ हमारी जेब में हो। ये आएगा कहां से? ये स्विस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा। तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुकाना है, दूसरा गांव का विकास करना है। गांव का विकास करने में 50 लाख करोड़ चाहिए, कर्ज देने में कम से कम हमको 18 लाख करोड़ चाहिए। तो करीब करीब आप समझ लो 68 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा। फिर भी हमारे पास करीब करीब 60 लाख करोड़ बचेगा। और उस 60 लाख करोड़ को अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रख दें, भारत माता के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दें और 10% का ब्याज उस पर मिलता रहे, तो साल का ब्याज करीब 6.25-6.5 लाख करोड़ का होगा। माने पूरा बजट हम बना सकेंगे बिना एक पैसा किसी पर टैक्स लगाए हुए। पूरी अर्थव्यवस्था को टैक्स फ्री कर सकते हैं। टैक्स सब हटा सकते हैं हम, इनकम टैक्स हटा सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हटा सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज हटा सकते हैं, सारे टैक्स खत्म कर सकते हैं। और टैक्स खत्म होते ही हर चीज 70% सस्ती हो जाएगी। जो पेन आपको अभी 10 रुपए का मिलता है ये 3 रुपए का हो जाएगा। जो घड़ी आपकी 300 रुपए की है ये 100 रुपए की हो जाएगी। हर चीज 60 से 70% सस्ती होगी टैक्स हटते ही।
तो देश चलाने का खर्चा कहां से आएगा? टैक्स नहीं लगाएंगे। तो हमने बता दिया, स्विस बैंक के बचे हुए पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रख दो, साल के ब्याज से ही देश चल जाएगा। और दूसरा एक रास्ता है अपने पास कि सब टैक्स खत्म कर दो, एक टैक्स लगाओ सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स, और वो भी टोटल ट्रांजैक्शन का 2% सिर्फ। हमारे देश में बैंक में लेन देन होता है साल में, महीने में और हर दिन। चेक और ड्राफ्ट के द्वारा जो लेन देन है वो 1,25,000 करोड़ हर एक दिन का है। साल का लेन देन 400 लाख करोड़ का है। और कैश का लेन देन इसमें जोड़ दें तो वो चेक और ड्राफ्ट से ज्यादा। आपको मालूम है हम कैश में ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं चेक और ड्राफ्ट की तुलना। सारे काम हम कैश में करते हैं, सब्जी कैश में खरीदते हैं, अपने घर की नौकरानी को कैश में पैसा देते हैं, कोई चेक से नहीं देता, कोई ड्राफ्ट से देता है। नौकरों को, नौकरानियों को सब कैश में देते हैं, सब्जी खरीदते हैं, दुकान पे जाते हैं, सब कैश में करते हैं। माने चेक से ज्यादा हमारा कैश का व्यवहार है। तो कैश के व्यवहार को या तो चेक में ले आओ या सारे व्यवहार को ओपन कर दो, वाइट कर दो। और ये वाइट कब हो जाएगा? आप इनकम टैक्स हटा दो, ये सारा व्यवहार अपने आप ओपन हो जाएगा, सब वाइट हो जाएगा। ये छुपाना तब पड़ता है जब इनकम टैक्स का डर रहता है। आप इनकम टैक्स हटा दो, डर खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स इसलिए भी हटाना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ टैक्स है, वो हमारा नहीं है। 1860 में अंग्रेजों ने ये टैक्स लाया था और अंग्रेजों की योजना ये थी कि भारतवासियों से लूट लूट कर पैसा लंदन लेके जाना है, इसलिए ये टैक्स उन्होंने लगाया था। अंग्रेजों ने टैक्स पता है कैसे लगाए थे? वो ये कहते थे कि भारत का आदमी कोई भी चीज का उत्पादन करे तो उसके उत्पादन पे ही टैक्स लगा दो, एक्साइज ड्यूटी। फिर उस उत्पादन को वो बेचने के लिए बाजार में जाए तो बेचने पे टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स। फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो उसके मुनाफे पे टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। फिर उस सामान को एक गांव से दूसरे गांव में लेके जाए तो दोनों गांवों में टैक्स लगा दो, एक में एंट्री टैक्स, एक में एग्जिट टैक्स। फिर अंग्रेजों की सड़क पर से लेके जाए तो वहां टैक्स लगा दो, टोल टैक्स। फिर ऑक्ट्रॉय लगा दो। ऐसे करके 20 टैक्स उन्होंने प्लान किए। आजादी के 62 साल के बाद ये टैक्स क्यों चलने चाहिए? क्योंकि अंग्रेजों ने तो लूटने के लिए लगाए थे, तो हम खत्म करना चाहते हैं। सारे टैक्स खत्म कर दो, हिंदुस्तान का हर आदमी ईमानदार हो जाएगा। क्योंकि बेईमानी इस देश के लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट ने सिखाई है। इस देश का आदमी बेईमान नहीं है। ये तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट्स हैं और कानून हैं जो बेईमान बनाते हैं इस देश के लोगों को। आपने 100 रुपया कमाया, उसमें से 35 रुपए इनकम टैक्स में दे दिया तो 65 रुपए आपका व्हाइट है, नहीं दिया तो 100 रुपए ब्लैक है। रुपया तो रुपया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ये तो कानून गलत है, जो कुछ पैसे को व्हाइट कहता है, कुछ को ब्लैक कहता है। और इस कानून का दुष्चक्र पता है कितना खतरनाक हो गया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में जो कुल उत्पादन होता है, जिसको जीडीपी कहते हैं, जो 48 लाख करोड़ का है, उसका 70% हिस्सा ब्लैक इकोनॉमी में चलता है। 36 लाख करोड़ रुपए ब्लैक में चलता है, इस देश में घूमता है। और लोग ब्लैक में ट्रांजैक्शन कर क्यों रहे हैं? इनकम टैक्स के डर के कारण। लोगों ने पैसा छुपा के क्यों रखा हुआ है? इनकम टैक्स के डर के कारण। हटा दो इनकम टैक्स, लोगों ने जितना पैसा छुपा के रखा हुआ है सब बाजार में आ जाए और सारा ट्रांजैक्शन व्हाइट में हो जाएगा। हर आदमी ईमानदार है और ईमानदारी से जीना चाहता है। टैक्स डिपार्टमेंट उसको ईमानदार नहीं रहने देता। हम चाहते हैं ये इनकम टैक्स खत्म हो जाए, सेंट्रल एक्साइज सब खत्म हो। ट्रांजैक्शन जो हो रहा है इस पर 2% टैक्स लगा दो तो साल का एक इकट्ठा होता है रुपया 18,20,000 करोड़, जो इस समय के कलेक्शन से 3 गुना ज्यादा है। सारे टैक्स हम खत्म कर दें और 18,20,000 करोड़ हमें मिले तो हम तो बजट 18,20,000 करोड़ का बनाएंगे। अभी तो 10 लाख करोड़ का बनता, बिना किसी से भीख मांगे हुए, बिना किसी से दान मांगे हुए अपने पैरों पर इस देश को खड़ा करेंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है। हमें एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है, इसीलिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया और इस स्वाभिमानी भारत के निर्माण का ये रास्ता है। अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें? आप इसमें हमारी मदद करो तभी ये होगा।
आपकी मदद के बिना नहीं होगा। हम अगर अकेले कर लेते इस काम को तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के आपके बीच में नहीं आता। अकेला अगर कर लेता मैं इस काम को, या स्वामी रामदेव जी कर लेते अकेले, तो मैं नहीं आता। क्या जरूरत है? हम अकेले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में कोई भी काम करवाना हो तो बहुमत चाहिए। हमको इस काम के लिए बहुमत चाहिए। तो आप हमारा बहुमत बने। कैसे? हमारी ताकत बने। ताकत आप हमारी कैसे बनेंगे? हमारे इस अभियान में आप जुड़ जाएं। जुड़ने का रास्ता क्या है? बहुत सरल है। इस अभियान में सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है, वो भर दें। यहाँ की जो स्थानीय समिति है ना, होशंगाबाद की पतंजलि योग समिति, ये आपको फॉर्म दे देगी। भारत स्वाभिमान समिति से फॉर्म ले लीजिए। ये अजय भाई और ये सब लोग यहीं के संचालक हैं, इनसे फॉर्म ले लीजिए, भर के इनको दे दीजिए। उसमें कुछ मेंबरशिप फीस है। साधारण सदस्य बनना है तो 51 रुपए देना है बस, और असाधारण बनना है तो 1100 रुपए देना है। तो मेंबरशिप आप कर दीजिए, तो हमें थोड़े फंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए, और आप हमसे जुड़ जाएं। हमारी शक्ति जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, ये सब काम हम आसानी से करा लेंगे। क्यों? संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ही बड़ी होती है। सतयुग जब होता हो तब राजा की शक्ति बड़ी होती थी, अब कलयुग में संगठन की शक्ति बड़ी है। तो हमें संगठन की शक्ति खड़ी करनी है। हमें 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ लोग ऐसे जमा करने हैं। हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, सबके पास। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 40 और 8 48 पार्टियों के पास 4 करोड़ मेंबर हैं। हमारी कोशिश है कि 5 करोड़ हमारे पास हो जाएं, वो 48 एक तरफ हो जाएं तो भी हमारी लाइन उनसे बड़ी होगी। और जिस दिन 5 करोड़ हो जाएंगे तब इनकी नाक में हम नकेल डाल देंगे। ये सब वही करेंगे जो हम कहेंगे, कुछ और कर ही नहीं सकते। हम डिक्टेशन देंगे और ये नियम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे। ऐसी स्थिति हम इस देश में लाना चाहते हैं। सरकार किसी की भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी की या कांग्रेस की। हम बताएंगे ये कानून बनाओ तो वो बनाएंगे। हम कहेंगे ऐसी नीति चलाओ तो वो चलाएंगे। नहीं चलाएंगे, कान पकड़ के उतारेंगे, दूसरे को बिठाएंगे। हम नहीं बैठेंगे वहां जाकर। भारत स्वाभिमान का स्पष्ट कहना है कि हमें सत्ता और सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमारा दूसरा भी स्पष्ट कहना है कि सत्ता और सिंहासन पर बैठे हुए लोग अगर इसी मद में चूर रहें, लूटते रहें, घोटाले करते रहें, भ्रष्टाचार करते रहें, तो 1 मिनट उनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे हम। वो अब खबरदार हो जाएं और सावधान हो जाएं। इसी के लिए ये सारा अभियान है। तो आप हमारे संगठन से जुड़िए, थोड़ी हमारी ताकत बड़ी होगी, और इस ताकत पर या इसके दम पर ये काम हमें करना है पूरे देश में। और एक छोटी सी अपील कह के मैं खत्म करता हूं मेरी बात को, फिर आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी एक काम करें, उससे भी देश को थोड़ा फायदा हो जाए तो अच्छा है। ये तो हम सार्वजनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही। आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चेंज करें इस देश के फायदे के लिए। क्या बदलाव करें आप पूछेंगे, तो सीधी सी बात है, कर्ज बहुत है देश पे। अब जब ज्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए? इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए, हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया, अब हम क्या करें? तो हम 2 ही काम करेंगे, या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमदनी बढ़ाएंगे। 2 ही काम करेंगे ना। घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमदनी बढ़ाते हैं। तो देश हमारा बड़ा घर है, इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो देश के खर्चे घटाइए और देश की आमदनी बढ़ाइए। ये मेरी आपसे व्यक्तिगत अपील है। तो आप बोलेंगे इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाव करिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। देश का खर्चा घटाना माने एक देश का नागरिक उसका खर्चा घटाना। तो कहां से खर्चा घटेगा?
तो आप अपनी जिंदगी को सवेरे से शाम तक देखिए, आप क्या क्या फालतू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है। फालतू खर्चा क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं क्या क्या फालतू खर्चा आप कर रहे हैं जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता है। सबसे बड़ा फालतू खर्चा ये जो देश कर रहा है चाय पीने में। सवेरे से लेकर शाम तक हम जितनी चाय पी जाते हैं, एक साल में वो 70 करोड़ किलोग्राम होती है, और 1 किलो चाय 150 रुपए की आती है। तो 70 करोड़ किलोग्राम चाय को गुणा करेंगे तो 90,000 करोड़ से ऊपर का बिल बैठता है चाय पीने का इस देश का। ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में, उठते ही चाय। हाँ, कुछ भी काम बाद में करेंगे, चाय पहले पिएंगे। संडास और टट्टी भी बाद में जाएंगे, चाय पहले पिएंगे। कहते हैं टट्टी उतरती नहीं बिना चाय पिए। उठते ही चाय पीते और सोते चाय। और सरकारी दफ्तरों में तो चाय के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जब कभी चले जाओ, कहां गया भाई आदमी, चाय पीने गया। कहां गया, चाय पीने गया। सारे रिश्वत के काम चाय के नाम पर, सारे घूसखोरी के काम चाय के नाम पर। चाय पीने चलो, दे दो पैसे। वो कहते हैं ना, कोई भी कर्मचारी कहेगा जी चाय पीने चलो, समझ लो पैसे मांग रहा है। तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर। ये चाय बंद करो। और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई है। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की। चाय तो गर्म देश के, ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गर्मी लाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। और ठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं। हम तो गर्म देश वाले हैं, हम क्यों पिए? हम तो दूध पिए, दही पिए, लस्सी पिए, छाछ पिए, मट्ठा पिए, नींबू की शिकंजी पिए, नारियल का पानी पिए, संतरे का रस पिए, मौसमी का रस पिए। अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीजें हैं, हमको क्यों पीना चाय? आयुर्वेद में चाय निषिद्ध है, आपको मालूम। और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की एसिडिटी बढ़ाती है, अम्लता बढ़ाती है। चाय में केमिकल जितने भी हैं वो सब एसिडिक हैं, और पेट की अम्लता बढ़ेगी तो खून की अम्लता बढ़ेगी, रक्त की एसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर 80 तरह के रोग पैदा होंगे, और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और हजारों करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। तो चाय पियो, उसमें 70,000 90,000 करोड़ खर्च हो, फिर चाय से जो रोग पैदा हो उसमें और हजारों करोड़ खर्च हो। क्यों फालतू खर्च कर रहे हैं? बंद कर दो, जरूरत नहीं है इसको पीने की। और ये नशा है, रोज पियो फिर एक दिन ना पियो तो सिर में दर्द होता है। नशा है बिल्कुल, ये शराब की तरह का। बंद करो इसको। आप मत पियो, किसी मेहमान को भी मत पिलाओ। हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवाना? तो फिर आप बोलोगे फिर क्या करें? विकल्प मैं बताता हूं, दूध पियो।